बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ है तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आप लेकर प्रोग्राम हाजिर खिदमत हैं। 14 रमज़ान आज कमो बेश रमज़ान का दरमियान आ चुका है। तो आधा रमज़ान गुजर चुका है, आधा रमज़ान अभी भी बाकी है। अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, क़िबला साहिबजादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब, क़िबला अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। सना ख़ानान रसूल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम सब की बहुत हर दिल अजीज़ हैं, हर एक इनसे सवाल करना चाहता है और बड़े बड़े अच्छे सवालात लेकर, और ये बहुत अच्छे जवाब, इत्मीनान बख्श जवाब देती हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। आगाज़ करें तिलावत से प्रोग्राम का, बाकायदा तिलावत कलाम रहमान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जि'ना बिका शहीदन अला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व ईताइ दिल कुर्बा वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, सूरतुन नहल की 2 आयात 89 और 90 की तिलावत का आपने शरफ हासिल किया। तर्जुमा। और जिस दिन हम हर गिरोह में एक गवाह उन्हीं में से उठाएंगे कि उन पर गवाही दे, और ए महबूब तुम्हें उन सब पर शाहिद बना कर लाएंगे। और हमने तुम पर यह कुरान उतारा कि हर चीज़ का रोशन बयान है और हिदायत और रहमत और बशारत मुसलमानों को। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इंसाफ और नेकी और रिश्तेदारों को देने का, और मना फरमाता है बेहयाई और बुरी बात और सरकशी से। तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो। अल्लाहुल अज़ीम ने
सच फरमाया। नाज़रीन किराम, हदीस पाक भी आज की हदीस पाक ये भी आज के मौजू से ही मुताबिकत रखती हुई हज़रत अबू अय्यूब रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो उस पर लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या चाहता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो बहुत अहम ज़रूरत है, अहम बात है। सुनो, अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये जितनी चीज़ें अल्लाह की इबादत, उसका शरीक न ठहराना, नमाज कायम करना, ज़कात देना और इन तमाम अहम तरीन चीज़ों के साथ सिला रहमी का ज़िक्र किया जा रहा है, इतनी अहमियत है। सुबह हमने इसकी तारीफ़ में क्या क्या होना चाहिए ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। आज इफ्तार के मौके पर जो पेशेंस ख़त्म होती जा रही है लोगों में, है ना, अदम बर्दाश्त, बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म, यही इंशाल्लाह हमारा मौजू होगा। और ये बुनियाद बनती है सिला रहमी की, जब हम किसी को बर्दाश्त करने को ही तैयार नहीं होते। जी बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, हमारे माशरे में बर्दाश्त, जैसा साबरी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। देखें, अदम बर्दाश्त की जो सबसे बड़ी वजह है, चूँकि इंसान बुनियादी तौर पे जल्दबाज पैदा किया गया है। अच्छा। एक तो ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, इस अपनी चीज़ों को महसूस बहुत जल्दी कर लेता है, अपनी बेइज्जती को बड़ी जल्दी महसूस करता है, फिर उस पर रिएक्ट करता है। कई लोग नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर जो अक्सर यही होता है कि वो फौरन उस पर रिएक्ट करते हैं। दूसरी वजह ये है कि जो जल्दबाजी का और अदम बर्दाश्त का अंजाम है, उससे बेखबरी बहुत ज्यादा है। यानी इसके बदले में जो मसाइल पैदा होते हैं, वो जब पैदा होते हैं तो फिर अकल और दिमाग खुलता है कि हम क्या कर बैठे। ठीक है। तीसरी वजह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल मजाजी का सबक पढ़ाया है, दर्स दिया है, उससे आगाही नहीं है, वो पढ़ाया नहीं गया है, वो बताया नहीं गया है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, असहाब और औलिया कामिलीन ने जो बर्दाश्त करके तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करके दिखाया है, वो हमने नहीं बताया। अगर हम अपनी कौम को बताएं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दफ़ा तशरीफ फरमा थे तो किसी ने बदतमीजी की और आपके ऊपर चादर थी, आपने चादर उतार के उसको तोहफे में दे दी। बदतमीजी के बदले में चादर उतार के तोहफे में दे दी और साथ में 1000 दिरहम भी दे दी। अल्लाह। हज़रत इमाम जाफर सादिक जो थे, उनका गुलाम आया और उसने पानी ऊपर गिरा दिया, तो आपने तेज नजरों से जब देखा तो उसने आगे से कुरान पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो गुस्सा पी जाते हैं। आपने फरमाया मैं गुस्सा पी गया, कहते हैं वाला आफी, और वो माफ भी कर देते हैं। कहा मैंने तुझे माफ भी कर दिया। और फिर आगे उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। कहा तुम्हें आजाद भी किया और ये 1000 दिनार भी ले जाओ, कोई बिजनेस कर ले। तो मतलब ये चीजें हमारे माशरे में अगर पढ़ाई जाएं तो फिर बर्दाश्त भी आएगी और मसाइल हल भी होंगे। किबला, ये अदब बर्दाश्त इस बुनियाद पर जो सरकशी है, जो शैतान की सरकशी का बायस बनी कि मैं बेहतर हूँ, इसके पीछे भी वो कार फरमा है, शायद इसीलिए इतनी अहमियत इसको दी गई है कि हम एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए तो हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमें अदम बर्दाश्त के असबाब पे गौर करना होगा। वो ये कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जिस मुल्क की आबादी 23 करोड़ से तजावुज़ कर रही है। नौजवान बेरोज़गार हैं, सड़कों पे जाएं तो कानून की पाबंदी कोई नहीं करता। जो मुल्क ज़राअत रखता हो उस मुल्क में आटा ना मिले, नौजवानों को तालीम ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो असबाब हैं कि जो अदम बर्दाश्त को आम करता है। ये असबाब गोया इसको यूं समझा जाए कि अगर कोई खुशहाल है तो शायद उसमें बर्दाश्त ज़्यादा। आप देखिए कि जो ठंडी गाड़ी में जा रहे होते हैं, बड़ी गाड़ी में, वो बड़े सुकून से आराम से जा रहे होते हैं।
कानून की भी पाबंदी कर रहे होते हैं, वो खुश मिजाज भी होते खुश हैं। मिजाज भी होते हैं, इसलिए कि जेब भरी होती है। आप दुनिया में जाएं, यूरोप जाएं, आप दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, बहुत सुकून से हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक कामनेस होती है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। तो ये असल जो हमारा माशरा है, ये किसी और प्लेनेट का माशरा है, यानी हमारा दुनिया से कोई ऐसा लगता है कि रब्त नहीं है, हमने कुछ सीखा नहीं है। तो हमारे मसाइल जो हैं वो अब आप देखिए ना कि आप टॉक शोज़ देखते हैं या आप हमारे जो रहनुमा जिनको हम कहते हैं, आप उनका रवैया देख लें, कितना अदम बर्दाश्त पर मबनी है। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि आवाम का जो मजाज है वो बनाते हैं मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा बनाते हैं, जो मुरब्बी जिनको हम कहते हैं, तरबियत करने वाले। तो दर हकीकत कहीं से भी आप देख लीजिए कि नौजवानों के लिए यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है। हाँ जी। वो बेचारे सड़कों पर खेल रहे होते हैं। अब वो स्नैचिंग नहीं करेंगे, डाके नहीं डालेंगे, चोरियां नहीं करेंगे, और वो क्या करेंगे। सही। तो मतलब ये है कि दुनिया में रियासतें अपने शहरियों को इंगेज करती हैं, सही। एक मुस्बत एक्टिविटीज़ में उनको मसरूफ़ करती हैं। उनके लिए तालीम के बड़े मौके होते हैं, उनके लिए रोज़गार के बड़े मौके होते हैं। जी हाँ। तो उनको अपना मुस्तकबिल अच्छा नज़र आता है। जी हाँ। तो सर, वो उन माशरों में फिर एक बर्दाश्त का माहौल भी पैदा होता है। बिल्कुल। कराची जैसा बड़ा शहर, जो मैं तो सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, वो इसी का शिकार हुआ। यानी अदम बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त क्यों नहीं रही कि जब वो माशरे में फैली हुई, अमानत रसूल साहब ने बड़ी खूबसूरत तरफ इशारा किया, जब वो माशरे में फैली हुई नाइंसाफ़ी को देखेगा और वो उस गैर मुनसिफाना तकसीम को कि जो रब ताला की तरफ से नहीं है, जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, जब वो उसको देखता है तो फिर वो बुरे काम के लिए उभारता है वो चीज़ें उसको। और फिर जो हुआ कराची में, सब ने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा कि अमानत साहब ने इशारा भी किया है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम भी वजह है, माशरती नाइंसाफ़ी भी वजह है। और जैसे आपने कराची में बात की, खैर वहाँ पर तो फिर आपको पता है और फैक्टर्स भी लिसानी थे, तासुब भी था, और भी कुछ ऐसे मामलात थे। लेकिन सर वो दिखाई गई थी ना चीजें। जी। मकसद लिसानी तासुब भी जो था उसमें यही चीज थी ना कि भाई आपके साथ नाइंसाफी हुई है, हाँ जी, बिल्कुल तो उठ खड़े हो। ऐसा ही, यानी ये वो अदम बर्दाश्त को ही जो है वो हवा दी गई थी, ऐसा ही लिसानियत के नाम पे। ऐसा ही है। जी हाँ। अब देखिए, यहाँ पर असल ज़रूरत ये थी कि माशरे का हर तबका उन नौजवानों की ज़हन साजी करते। जी। मसलन जो सियासी रहनुमा है, अगर वो बर्दाश्त दिखाते तो शायद नौजवान जो है वो भी बर्दाश्त का मुजाहिरा करते। अगर पार्लियामेंट में हमारे MNAs आपस में बहम दस्तो गिरेबां होंगे, तो उनका सपोर्टर हम कैसे जो है ये उससे उम्मीद रखें कि वो अपने हल्के में प्यार मोहब्बत से बात करें, तो ज्यादा करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर दूसरी वजह ये, इसी तरह अगर आप देख लें मुआशी हवाले से, तो जब एक शख्स है कि जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, तो जाहिरी बात है कि उसने कहीं ना कहीं तो अपना रद्द अमल दिखाना है। और रद्द अमल यही है, वो जैसे कहते हैं किसी भूखे से अगर पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहते हैं 4 रोटियां होती हैं। अब जाहिरी बात है उसके जहन में जो चीज चल रही है वो उसी चीज को बाहर निकालेगा। तो सेम यही चीज है कि जब वहां पर मुआशरती नाइंसाफी है तो एक उसकी ये भी वजह है। और जैसे इशफाक मदनी साहब ने भी बहुत खूबसूरत इशारा किया कि मुख्तलिफ अगर हम शख्सियात को देखें कि जिनके जरिए हम ज़हन साजी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, वो हस्तियां हैं कि जो हमारी रोल मॉडल तो है, बिल्कुल सही। लेकिन आज का क्या इंसान या मुसलमान वो रियाजत कर सकता है, वो तज़किया नफ्स करता है? अब मसलन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता हूँ कि जब वाक़या हर्रा हुआ और उसके बाद वहां पे रात को यजीद का लश्कर जा रहा था और हसीन बिन नमीर उसके साथ कुछ सिपाही थे, उनके पास खाने को अनाज नहीं था। सामने से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ रहे थे, तो हसीन बिन नमीर ने कहा, इनसे कहते हैं ये हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे चूंकि, अब उसने कहा कि हम यहाँ पे खाने को कुछ नहीं, कुछ अनाज दे दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मेरे साथ घर, अपने गुलामों से कहा इन्हें अनाज दे दो। हसीन बिन नमीर वो अनाज लेके, माली मुआवनत लेके कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल। अल्लाह, ये मेरा ख्याल बात मेरा कहना बहुत आसान है, यह हमारे नाज़रीन सामीन का सुन लेना। यानी देखिए हमारे सामने अगर एक शख्स उसके कातिल से ताल्लुक सिर्फ जाहिर हो जाए तो लोग कत्ल कर देते हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया
कि नहीं, ना उसके सामने इजहार किया बल्कि उसे घर लेके गए, उसकी माली जरूरियात पूरी की, जो उसे एहतियाजात थी वो पूरी की, और उसने कहा शायद नहीं पहचाना, तो आपने इजहार किया। और इमाम ने कहा इसलिए तुम्हारे और हमारे अमल में फर्क है, करबला में हम तुम्हारे लोगों के मेहमान थे और अब तू हमारा मेहमान। वाह वाह, कलाम शामिल करते हैं गुलाम फरीद चिश्ती, बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह मदीना तेरा बतहा तेरा खुल्द की समत ना देखे कभी शैदा तेरा खुल्द की समत ना लोग कहते हैं कि है देश मदीना तेरा, लोग कहते हैं कि है देश मदीना तेरा, दर हकीकत है मिनल्लाह ठिकाना तेरा, दर हकीकत है तू जिधर रुख को घुमा दे वही काबा बन जाए, तू जिधर रुख को घुमा दे वही काबा बन जाए, कितना महबूब है अल्लाह को मनशा तेरा, कितना महबूब है अल्लाह को मनशा तेरा, तेरा सानी तो कहाँ दहर में खत्म रुसूल, तेरा सानी तो कहाँ दहर में खत्म रुसूल, हमने देखा नहीं अब तक कहीं साया तेरा, अल्लाह अल्लाह
मदीना तेरा बतहा तेरा खुल्द की समतना। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये तीनों अहबाब से हमारा यही सवाल कि अब हर शोबे में अदब बर्दाश्त है, एक दूसरे में ना कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, यानी डॉक्टर्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप इनसे अगर पूछ लें, नात खानों को एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उलमा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनसे पूछे तो शायद डॉक्टर्स ये कहें कि जी डॉक्टर्स एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं। हर बंदे का एक्सपीरियंस यही है। किस तरफ जाएंगे ये हालात? मतलब इतनी पेशेंस हो कि एक दूसरे को कबूल तो करे, सलाम दुआ मिलने के काबिल तो हो, एक रिस्पेक्ट तो है ना। देखें, अगर हम अदम बर्दाश्त की तरफ जाएंगे तो फिर हालात मजीद बिगड़ेंगे, बेहतरी की तरफ तो नहीं आ सकते। और इसके असबाब भी हमने खुद ही इख्तियार करने हैं, और उसका सबसे बड़ा सबब जिसकी वजह से हम जो है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, देखें अगर इस बात को हम समझ लें कि तकदीर जो है वो मिन जानिबिल्लाह है। जिसके पास जो रिज्क है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, उसको आपने नहीं दी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। तो ये अल्लाह की तकसीम से अल्लाह की तकसीम पर यूं समझें कि एक बंदा ना चाहते हुए भी नाराजगी का इजहार कर रहा है कि इसके पास ये सब कुछ क्यों है, इसके पास पैसा क्यों है, इसके पास दौलत क्यों है, इसके पास शोहरत क्यों है, इसके पास इज्जत ज्यादा क्यों है, इसके फॉलोअर्स क्यों हैं, इसी पर आग लग जाएगी, इसके व्यूज क्यों ज्यादा आ गए, लिबास क्यों अच्छा पहन लिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला ने देखें तकदीर लिखी, बंदों से पूछ के तो उसने नहीं लिखी। अल्लाह उस समद वो बेनियाज है, किसी को ज्यादा अता कर दिया, किसी को कम अता कर दिया, ये उसकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो हम तकदीर पर ईमान रखेंगे तो फिर हम एक दूसरे के साथ ये मामला नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हमारे घरों के अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसमें अगर खवातीन थोड़ा सा अपना जहन बना लें तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हल हो सकती है। क्योंकि घर के अंदर सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त को जो फरोग देती है ना, माजरत के साथ, वो खवातीन देती ज्यादा। क्योंकि मर्द बाहर होता है, जब वो घर आता है तो उसको 2-4 लिस्टें जो है ना उसकी माँ सुना देती है, उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी जोजा बता देती है, फिर अपनी बहनों के पास बैठता है तो वो कोई कहानियां सुना देती। तो अब मुझे ये बताएं, वो कहता है इससे बेहतर तो मैं फैक्ट्री में ही था। हाँ, अब ये देखें, जब चारों तरफ से पेट्रोल फेंक के आग लगाई जाएगी और उसमें कहेंगे मर्द ठंडा बन के बैठा रहे, तो ये तो मियां नहीं हो सकता, फिर तो वो आग बगोला होगा और फिर वो किसी ना किसी की तरफ तो वो यानी फूटेगा ना। अब वो माँ की तरफ उसका जुल्म जाए या बीवी की तरफ जाए, तो घर के अंदर खवातीन अगर सब्र कर लें, देखें जिसके ऊपर ज्यादती हो रही है थोड़ा सा सब्र कर लें और मौका महल देखकर अपनी बात बताएं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी जो हमारी नजरों के कुछ नहीं, किसी की इज्जत का ख्याल है ना नहीं रख रहे तो मतलब अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रख लो। आप उसको बिला वजह भड़का रहे हो, लड़के आके कुट पिट के आ जाएगा, फिर बेचारा फिर पटिया करती रहेगी खुद ही। अब बाहर की कहानियां सुनाना, तो ये सारी चीजें और घर का माहौल बड़ा टॉक्सिक होता है। हो गया बेचारा। हाँ सही बात। इसी उम्र में दिल का मरीज अब देखें, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मेरा ख्याल मर्दों को हो रहा है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो तो जो है ना फेंक के साइड अच्छा, पर डॉक्टरों में भी ऐसी लगती है बहुत ज्यादा। जेलसी कौन सा शोबा है जिसमें नहीं है? ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हो, बहन भाइयों में हो जाती है तो शोबे तो बड़ी दूर की बात सर है। क्या कहें? गाली मुक गई है। मैं यही बात कहने लगा था कि एक तो प्रोफेशनल जेलसी, ये तो कुदरती बात है। ठीक है। अब देखिए कि इंसान का इंसान के साथ जो एक मामला होता है जिसमें हसद और रश्क ये चीज़ें आती हैं, इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई दुनियावी तौर पर कानून नहीं दिया कि इसने हसद किया तो इसको सज़ा दो। वो मामला अल्लाह ने अपने पास रखा है क्योंकि ये दिल का मामला है ना इंसान का, और दिल की कैफियत जो है वो तब्दील होती रहती है, वो बदलती रहती है। तो इसलिए ये जो मामलात हैं इनका तो बराह रास्त खुदा के यहाँ ही जवाब इंसान देता है। ठीक है। हाँ, एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, कुछ फितरी चीज़ें होती हैं, हम उसको, मैं सहरी में भी ये बात अर्ज़ कर रहा था कि कुछ चीज़ों को हम इतना ज़्यादा मुबालगे में ऊपर ले जाते हैं तो वो फिर इंसान नहीं रहता, वो फिर कुछ और बन जाता है। तो इसलिए इमरजेंसी ब्रेक है, अगर इजाज़त दे दें मुझे, हम एक ब्रेक लेंगे, इस वक्फे के बाद लौटते हैं।
हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सदाई रमजान और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ अनम और माहम खाने बना रही हैं मजे मजे के। तो ओवर टू शेफ अनम एंड माहम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद। सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है इफ्तार पकवान के इस कुकिंग सेगमेंट में। मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी शेफ़ हैं अनम शेख, जो कि मज़ेदार पकवान तैयार करती हैं और रमज़ान का बाबरकत महीना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बाबरकत महीने की सादतें और फजीलतें समेट रहे होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि खाना पकाना है। हाथ धोने तो बहुत ज़रूरी हैं और हाथ धोएं आप डिटॉल कूल से, क्योंकि 99.9% जरासीम का खात्मा करता है डिटॉल कूल और आपको रखता है फ्रेश। और फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। तो हम हो लिए हैं फ्रेश और साथ ही साथ जरासीम का खात्मा भी हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अनम शेख से जानते हैं कैसी आप। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन डोनट्स बनाएंगे। और चिकन डोनट्स बनाने की बड़ी ही आसान और क्विक रेसिपी है। उसके लिए जी चिकन का कीमा लिया है तकरीबन ½ kg करीब। इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, नमक जाएगा और उसके बाद काली मिर्ची जाएंगी, कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी, चिकन पाउडर जाएगा, साथ में अंडे इसके अंदर कोटिंग के लिए यूज़ होंगे, मैदा लगाएंगे इसको और फिर फाइनली लास्ट में जो है हम ब्रेड क्रम्ब से उसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन चिकन की। तो और चिकन आपने कितना लिया है? चिकन का कीमा तकरीबन ½ kg के करीब। ½ kg आपने चिकन का कीमा ले लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है वो कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट, क्योंकि हमने चिकन पाउडर भी डाला है तो उसमें भी नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो है इसके अंदर इस नमक पे हाथ हौला रखना है आप। जी बिल्कुल। और ½ टीस्पून के करीब जो है हम सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। और ये जो है चिकन की मैरिनेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। और उसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से अपने कीमे को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके जो है ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ आप इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसकी कोटिंग वगैरह करके। अच्छा, अब ये मैरिनेशन जब हो जाए अच्छी तरीके से मिक्स, तो अब हमें बेसिकली थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट भी चाहिए। तो बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा मैदा। मैदा जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। पहले मैं 2 डाल के देखती हूँ, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून और आपने अच्छे तरीके से जो है कीमे को मिक्स कर लेना। बेसिकली ये क्या करेगा, एक तो कीमे को बाइंड भी करेगा और प्लस जो है कीमा आपके हाथ पे जो है वो स्टिक भी नहीं होगा। ओके, तो ये आप तैयार कर लेंगे और इसकी बाइंडिंग है ये इसमें मैदे की। इसकी बिल्कुल मैदे की। तो अब ये जो है हमारा जो डोनट्स का कीमा जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने डोनट्स के अंदर जो है मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं और प्लस जो है आप अपने डोनट्स के अंदर किसी किस्म की भी वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट्स, कुछ भी आप जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल ऐड कर लें, चीज़ कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, कॉर्न्स बहुत शौक से खाते हैं और हर चीज़ में कॉर्न्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये वो नगेट्स हैं जिसमें आप कॉर्न्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक पैन ले लेती हूँ और उसके अंदर हम अच्छे तरीके से अपने एग्स को बीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जो है एक फोक ले लेती हूँ। आपने कितने एग्स को बीट? मैं 2 से 3 एग्स को बीट करूँगी। और इनको बीट करने के बाद जो है हम इसकी करेंगे कोटिंग डोनट्स की। डोनट्स की कोटिंग होगी एग से। तो अब ये 1 अंडा मैंने डाल दिया है। इसी तरह ही 2 अंडे जो है रिमेनिंग वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये 3 अंडे आप 3 अंडे डालेंगे हम और इसकी कोटिंग करेंगे अंडों से। और अब मैं क्या करूंगी, इसको जो है यहाँ और आप अपने सर्विंग के लिहाज से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू आपके मतलब कितना आपके पास, जितने अफराद के लिए आप बना रहे हैं, बिल्कुल कुक कर रहे हैं, उस तरह से फिर आप इसको बना भी सकते हैं और ऐड कर सकते हैं उसी लिहाज से क्वांटिटी। और अब मैं इसको बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। अंडों को बीट करेंगे।
चिकन डोनट्स का जो अमेज़ा है ये रेडी हो चुका है और एग की जो कोटिंग है वो भी हमने एग फेंट लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल मैंने एक छोटे बाउल में निकाला हुआ है। हाथों को जो है आप पहले ऑयल लगाएंगे और फिर आपने अपने डोनट्स का कीमा उठाना है। इस तरह ऑयल से लगाने का मकसद ताकि इसका क्या हाथों रोल पे होगा? चिपके ना कीमा किसी तो ये तरह। आपने हाथों में ऑयल लगाना है ताकि ये कीमा जो है हाथों में चिपके ना। और फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है, बिल्कुल इतना सा फ्लैट करेंगे जैसे स्लाइड सा टिक्कियाँ बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा राउंड शेप में बिल्कुल। और ये हमारी पहली जो है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोट करेंगे हम सबसे पहले एग में। अच्छा जी, तो पहला कोट होगा ये एग का। एग के बाद और फिर इसको हम कोट करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में। और ब्रेड क्रम्स आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से जब आपने इसको शेप दे लेनी है एक दफ़ा से, तो क्योंकि अभी ये कीमा जब आपने इसको गोल शेप करनी है तब आप कोशिश करें कि इसको जो है आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। ओके, तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते अच्छा हैं। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, आपने कोई भी राउंड चीज़ ले लेनी, कोई भी राउंड कटर जो होता है उस तरह से आपने इसके अंदर एक दफ़ा से बिल्कुल एंड तक इसको प्रेस कर देना है। ओके, तो ये शेप बन जाएगी, तो ये बिल्कुल डोनट। तो ये यहाँ से जो है डोनट की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सेस कीमा है हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से और ये वापस हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको ज़रा मैं थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप भी बना सकते हैं। जी, जो डोनट की बेसिकली एक्चुअल शेप होती है मैं उसी को ही मेंटेन रखना चाह रही हूँ। ठीक है। और फिर आपने जो है अपने डोनट्स को इस तरह से जो है से तैयार कर लेना है। मैं तो सीख ही रही हूँ कि अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसको इस्तेमाल करें। ये हमारा पहला डोनट जो है तेल में जा के अब फ्राई होना शुरू हो चुका है। और ये आपने ऑयल की जो हाँ जी मीडियम रखा हुआ, मीडियम टू लो रखा हुआ है क्योंकि जो डोनट का कीमा है वो बिल्कुल ही कच्चा है और हमने उसको अंदर तक कुक करना है, तो इस वजह से जो है पकने के लिए टाइम लेगा। हाँ, ताकि वो पकने के लिए टाइम लेगा। अब ये वाली लर्निंग मेरी हो चुकी हुई है। कच्चा कीमा हो या चिकन हो तो वो अगर कच्चा है तो वो कुक होने में टाइम लेता है। बिल्कुल। तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। इस रेसिपी की ये बहुत खूबसूरत बात है कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो ऑयल ज़्यादा इनटेक नहीं करना चाहते अपनी डाइट में, तो वो बेक भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह से जो है सेम प्रोसीजर से हम इसको कट करेंगे। सेम प्रोसीजर फ्राई करेंगे और ये हम फ्राई करें कश्मीर कुकिंग ऑयल में। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या ही बात है, इतने लजीज खाने तैयार होते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये ऑयल है। अच्छा, अगर आपसे फॉर एग्जांपल नहीं हैंडल हो रहा कीमा तो आपने सबसे पहले उसको मैदे की कोटिंग करनी है, उसके बाद अंडे की कोटिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपके पास कीमा जो है क्योंकि वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है तो वो हाथ में हैंडल नहीं होता। जब मैदा लग जाएगा तो वो हाथ में अच्छी तरीके से हैंडल हो जाएगा। बताती हैं वो तो बाइंडिंग। मैं जरा आप हाथ धो लूँ तो आपकी डेटॉल की किचन से। जी, डेटॉल कूल से हाथ धोने तो मस्ट हैं। साथ साथ आप हाथ धोएं और फ्रेश भी होती जाएं क्योंकि ख़वातीन गर्मी में काम कर रही होती किचन में और आग और ये चूल्हे के सामने काम करना भी बहुत टफ है। इफ्तार तैयार कर रहे हैं, इफ्तार तैयार करते करते साथ आप थोड़ा सा ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप बड़ा गर्मी फील करते हैं इस किचन में। तो फ्रेश होने के लिए आपके पास डेटॉल कूल है, साथ साथ हाथ धोएं और फ्रेश भी होते जाएं और कुकिंग भी करते जाएं। तो ये हमारी चीज़ें इस वक्त तो अब मैं चार हमारे डोनट जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और यहाँ से जो है अब हम साथ साथ जो है अपने डोनट्स को भी देखते जाएंगे। अच्छा, जितनी देर में ये रेडी हो रहे हैं माहम, तो हम उतनी देर में क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ चलते हैं ताकि ये तब तक जो है अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएंगे। और ये अब आप मैं महाज संभाल लूँगी इस तरफ आके और आप मैं तब तक ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ग्लास भी आ जाएंगे जी। इसके अंदर जाएगा 2 से 3 ग्लास दूध। ठीक है, आप प्लीज़ ज़रा डोनट्स को भी देखती जाए। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप के करीब योगर्ट। 1 कप के करीब योगर्ट चली गई इसके अंदर। उसके अंदर जाएगी 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज़ क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी लस्सी
अच्छा, ये लस्सी जो है ये आप किसी भी फ्रूट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो इस वजह से जो है मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लिए। आप चाहे तो एप्पल लस्सी बना सकते हैं, मैंगो लस्सी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप तो टू यू। फ्रूटी लस्सी आप तैयार कर सकते हैं, और शहर में तो आपको चाहिए ही चाहिए होती है लस्सी ना। और इसमें जाएगी 2 से 3 टेबलस्पून शुगर के, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस। तो इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से ब्लेंड। तो ये हमारे डोनट भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं, जो कि मैं कर रही हूँ, मैं तो अनम सारी मेहनत करती हैं, और एंड पे चम्मच हिला के जो खवातीन क्रेडिट लेती हैं ना, उन खवातीन में से मैं भी एक। पहले जो है हम जरा अपने डोनट्स को देख लेते हैं, फिर मैं उनको ग्लास में सर्व करवाती। डोनट्स अभी और 1-8 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। आई थिंक जो आपने पहले डाला था वो ऑलमोस्ट डार्क, उनकी बस एक साइड जो है उसको कलर आने वाला रह गया, तो आप इसको देखें। इतनी देर में जो है मैं यहाँ से अपने कलर को इवन करने की कोशिश की कि इवन हो जाए ये सारा कलर। और ये ग्लासेस जो है मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, और अब क्या करेंगे कि इन ग्लासेस के अंदर जो है, ये ग्लासेस आपने किस चीज़ से? ये मैंने बेसिकली स्ट्रॉबेरी जो सिरप होता है उसके साथ मैंने उसको किया है। और अब ये लस्सी जो है, स्ट्रॉबेरी लस्सी हमारी रेडी हो गई है, और अब हम इसको करेंगे। तो आप जो भी फ्रूट इस्तेमाल करें वही सिरप आप यूज़ कर? हाँ, यूजुअली वैसे वो सिरप मिलते नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है। चॉकलेट सिरप है, कैरामल है, और स्ट्रॉबेरी है, तो आप उनके साथ भी गार्निश कर सकते हैं। बेसिकली तो आपने गार्निशिंग कर लेना। और ये जो है हमारा स्ट्रॉबेरी लस्सी ये हो गई है रेडी। तो आज मेरे पास बिल्कुल मुझे नज़र आया कि स्ट्रॉज भी अवेलेबल है, तो स्ट्रॉज भी देखें, बिल्कुल मैचिंग आपने जी की है, वेरी नाइस। और यहाँ जो है अब हमारा रेडी हो चुका है डोनट्स भी, तो उसको भी करेंगे बंद। आपके डोनट भी रेडी हो चुके हैं जी, बिल्कुल। और बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनका, जो ऑलमोस्ट चीज़ फ्राई हो जाती है तो ऐसा कलर आता है। वाह माहम, क्या आपने डोनट्स बनाए? मैंने कितने अच्छे डोनट बनाए ना। मैं वही कह रही हूँ कि सारा क्रेडिट आज मैं ले जाऊंगी। वो जो खातून होती है चम्मच हिलाती है एंड में, ये जी और वो कहते हैं मैंने बनाया है। बिल्कुल। और ये आप डोनट्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, और आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप इनको बेक भी कर सकते हैं। देखिए फ्राइंग में अलग कलर आएगा, जब एयर फ्रायर होंगे तब अलग कलर आएगा, हर तरह से अलग कलर आएगा। अच्छा जी, पर योर चॉइस। तो अब इसको हम सर्व करेंगे अपने प्लेटर पे, और उसके साथ मैंने सर्व की है चिली गार्लिक सॉस है, जो कि नेशनल की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उसके साथ जो है आप अपने चिकन डोनट्स को सर्व करेंगे, और आप इंजॉय करें। सिंपल सी रेसिपी थी, बड़ी क्विक बनने वाली थी, बहुत क्विक। और ये तो मैं भी सीख चुकी हूँ, और इतनी क्विक है कि मैं भी रेडी कर सकती हूँ इस रेसिपी को। तो ये हमारी रेसिपी डिश आउट हो चुकी है, और अगेन हमेशा की तरह हम रोज़ा खुलने का इंतज़ार करेंगे और फिर अपनी इफ्तारी करेंगे। होपफुली आप भी अपने टेबल पर विराजमान हो चुके होंगे और रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, क्विक सी रेसिपी के साथ, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते हाथ धोने ज़रूरी हैं, और हाथ किससे धोने ज़रूरी हैं? वो है डिटॉल कूल से, क्योंकि डिटॉल देता है आपको फ्रेशनेस। और अगर आपने 24 आवर्स फ्रेश रहना है, हर लम्हा फ्रेश रहना है, तो डिटॉल को इस्तेमाल कीजिए, कि ओनली सोल्यूशन है डिटॉल कूल। थैंक यू सो मच शेफ अनम एंड माहम। बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोग लेकर आती हैं हमारे लिए, और आई एम श्योर जो लोग देखते हैं वो ट्राई भी करते हैं। तो साफी साहब अब ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक लेनी है, और एक वक्फे के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सदाई रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो डॉक्टर ज़ैनब से सबसे पहले तो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किन चीज़ों में मौजूद होते हैं, किस खुराक में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। और कहा फिर ये भी जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो आप वेट जो है बहुत जल्दी गेन करते हैं। लोग बचते बहुत नजर आते हैं हाँ जी। कि कार्ब्स मैंने नहीं लेने, मैंने नहीं लेने। इसमें कार्ब्स हैं। क्या वजह? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जितनी भी हमारी डेली की डाइट है उसमें 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, होना चाहिए एक ठीक है। आइडियल बॉडी के लिए। और 70% कार्बोहाइड्रेट्स होने का मतलब ये है कि आपका जो अनाज है, आपकी खुराक है, उसमें वो शामिल है। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट्स आपके दाल में, आपकी रोटी में, आपके चावल में, ये जो पास्ता, मैदा, जितनी चीजें आटे से बनाई जाती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद। दाल में भी होते हैं, लेकिन कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है। जैसे उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा है, कार्ब्स का पोर्शन कम है, लेकिन होते हैं। ठीक है। अब रोटी, चावल और ये चीजें सारी हम बात करते हैं कि जी क्या आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपने डेली बेसिस पे खाने हैं। हम लोग करते क्या है, जैसे ही हम बात शुरू करते हैं, आपने कहा लोग बचते फिरते हैं, लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। हाँ जी। लेकिन जब वजन कम करने की हम बात करते हैं, हम सबसे पहले रोटी चावल को छोड़ते हैं। वजन तो कम हो जाता है, लेकिन क्या हम रोटी चावल के बगैर रह सकते हैं? सवाल यह। जब हम रोटी चावल को दोबारा से अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वजन बढ़ने और पहले से ज्यादा बढ़ता है। पहले से ज्यादा बढ़ता है। जितना वजन कम करते हैं उससे डबल बाउंस बैक। अब इसका हल ये है कि हम जैसे ही बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम सबसे पहले उसको आलू, रोटी और फिर रोटी पे लाते हैं। तो जो रोटी है इसका मतलब है ये हमारे खून में शामिल है, हमारी हड्डियों को बनाने में, हमारे जिस्म के बिल्डअप में रोटी का अहम किरदार। अगर आप उसी अहम किरदार को अपने से अलग कर दें तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आपने वजन कम करना है, आप अगर दिन की 3 रोटी खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो आप उसको आधी आधी तीनों टाइम कर दें। ठीक है। बिल्कुल खत्म ना करें, डाइट से ना निकालें। चावल अगर आप एक टाइम पे प्लेट भरकर खाते हैं तो आप उसको 8 से 10 चम्मच चावलों पे ले आएं, तो आपकी जो है खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे भी, आपका बिल्डअप भी ठीक रहेगा। और सबसे मजे की बात ये, हम कहते हैं खाना खाते ही मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके ट्रिगर करते हैं और हमारा मूड बड़ा अपलिफ्ट होता है और हम खुश हो जाते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अक्सर ये टर्म हम लोग सुनते हैं कि जी लो कार्ब डाइट मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, तो ये लो कार्ब डाइट क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो होते हैं व्हाइट फ्लोर, जिसमें से आप समझ लें हमने अपने उसको निकाल दिया है, मुझे वर्ड जो है वो भूल गया है इस टाइम पे, माइंड में नहीं आ रहा। जैसे हम आटा छानते हैं जी, तो उसका जो छान हम निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस चीज में से हम उस छान को निकाल देते हैं वो हमारे जो है वो रिफाइंड कार्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिनमें वो होता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आटा ब्राउन वाला जो है वो सबसे ताकतवर होता है। अगर हम बाजरे की, ज्वार की बात करें उसमें भी मौजूद होता है। व्हाइट फ्लोर में वो बिल्कुल मौजूद नहीं होता, इसलिए वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हम खाते हैं हमारे लिए वो ज्यादा फुलफिलिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपने रोटी खाई है तो वो आपको 7 से 8 घंटे तक भी फुलफिल रख सकती है। लेकिन व्हाइट आटे की रोटी जो है वो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे बाद आपको भूख लगती है और उससे वेट भी हम ज्यादा जल्दी गेन कर लेते हैं। उसके बाद आप पूछ रही थी कि इसके अंदर जो है लो कार्ब डाइट हम कैसे लेते हैं। लो कार्ब डाइट बेसिकली यही होती है कि हम रिफाइंड कार्ब्स पे जाते हैं और उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे दिन में, पूरे दिन में हमने सिर्फ आधी रोटी खाई है, अच्छा। और वो हमारा वजन भी कम होने लग जाता है। इवेंचुअली हमें लगता है कि वजन कम हो रहा है, जो कि नंबर स्केल पे कम होता भी है, लेकिन जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा उस पोर्शन से जाते हैं तो वजन बढ़ने लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में लें, क्योंकि कार्ब्स जो है वो ना सिर्फ रोटी, चावल, पास्ता, इन चीजों से, बाकी जैसे हम अगर कहते हैं पास्ता हम खा रहे हैं तो पास्ता में तो कार्ब्स हैं, उसकी जो व्हाइट सॉस या रेड सॉस हम साथ ले रहे हैं उसमें भी कार्ब्स मौजूद होते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीज भी है, उसके अंदर मैदा भी है, और जब वो मिलते हैं तो वो कार्ब लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही। दूसरी चीज, अच्छा वो जो कहते हैं कि जी ये जो फैट्स इंसान के जिस्म में है, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद करता है तो वही फैट्स कार्ब्स बनाते हैं, तो वो जिस्म की कमी को पूरा करते हैं, फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्ब्स में। कार्ब्स जो हैं वो हमारी बॉडी का एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे भी है कि जैसे ही हमारी बॉडी में हमने कुछ नहीं खाया, फॉर एग्जांपल रोजे का अब तक टाइम है, हम अभी भी एनर्जेटिक कैसे हैं, हमारी बॉडी में से प्रोटीन जो है वो भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फैट भी हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में और हमें एनर्जी देते रहते हैं। इस तरह वो हमें लंबे टाइम तक जो है वो फुलफिल रखते हैं। आपने देखा होगा जो लोग सहरी में रोटी या कुछ कार्ब्स में नहीं लेते
उनको बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है और वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें भूख लग गई है। जो लोग कीटो डाइट या प्रोटीन डाइट पे होते हैं उनमें ये ज्यादा कंप्लेन देखी जाती है कि भूख बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती है। कार्ब्स जो है वो आपको लंबे अरसे तक फुलफिल रखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम शेक पी रहे हैं तो शेक, दूध के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, इसीलिए तो दूध को मुकम्मल गज़ा कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ। तो ये जो आलमंड फ्लोर है, कीटो जो लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसमें वो आलमंड फ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या उसमें हमें कार्ब लोड बहुत कम होता है। अच्छा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके वजन तो कम करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपका पेट उस तरह से जो है वो फुलफिल नहीं होता। लोगों में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि वो खुद तो डाइट करते ही हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी आजकल लोग आटे का इस्तेमाल नहीं करवा रहे, और जिसकी वजह से कद का ना बढ़ना, नशोनुमा प्रॉपर ब्रेन की ना होना, आपका डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट ना होना। और फिर हम जो बात कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मतलब हमारे यहाँ जो कुछ खित्ता है ना जहाँ रोटी खाई जाती है, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो वो अंग्रेज तो रोटी नहीं खाता, पिज्जा खाते हैं, पिज्जा भी अब खाता है वो ज्यादा, तो वो मतलब बारबेक्यू लेगा या इस तरह की चीजें। लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड्स वो बहुत ज्यादा ब्राउन ब्रेड की फॉर्म में भी यूज करते हैं, मल्टीग्रेन लेते हैं वो लोग, बिल्कुल मल्टीग्रेन में, पोटैटो की सूरत में कार्ब्स लेते हैं, पोटैटो, आटा बहुत कम खाते हैं, उनकी जिंदगी में उस तरह से चावल खाते हैं, पोटैटो खाते हैं। पोटैटोज जो हैं आप समझ लें उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% तक कार्ब मौजूद होता है, स्टार्च और ये चीजें मिलकर। अगर आप सिर्फ आलू और शकरकंदी खाना शुरू कर दें तो आपको रोटी की जरूरत एज सच नहीं पड़ती पूरे दिन। इसीलिए शकरकंदी में भी कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो जब हम लोग शकरकंदी रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को तो हम उन्हें ये बताते हैं कि 100 ग्राम की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो शकरकंदी, ये आपकी तकरीबन आधी रोटी से ज्यादा आपको जो है वो। और 100 ग्राम्स कितनी होती है शकरकंदी? 100 ग्राम्स शकरकंदी आप समझ लें उसके अगर इतने पीसेस हों तो 6 से 7 पीस उसके होंगे तो वो। अच्छा, और डायबिटिक लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं? डायबिटिक इसको कंज्यूम कोशिश करें कि ना करें, बिल्कुल भी ना करें। चखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, खाने की फॉर्म में अगर लेंगे। चखने का भी क्यों करना है, फिर रहने ही दें। बिस्किट्स के बहुत शौकीन होते हैं लोग, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा। बिस्किट्स में तो देखिए चीनी भी बहुत ज्यादा है, नुकसान है। मैदा बेसिकली जो है, अच्छा इसकी एग्जांपल नान से और इससे दे लेते हैं। अगर आप नान, बिस्किट्स और इन चीजों के बाहर रखें और उसके ऊपर पानी डाल दें थोड़ी देर, आप उसकी हालत देखेंगे कि क्या होगा। वही चीज हमारे अंदर जाके भी होती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हिना के पास बच्चे छोटे छोटे से आएंगे और हम उनसे इंशाल्लाह बातचीत भी करेंगे और रोज़ा कुशाई भी उनकी होगी और उन्हें आज एक साहबी रसूल की कहानी भी सुनाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सदाए रमजान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और इफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाम शीरी भी यहाँ पर अवेलेबल है और बच्चों का बल्कि हर एज ग्रुप के लोगों का बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और मौसम बहार में वैसे ही बहुत लोग पीते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। तो पहले तो बच्चों से बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं। बेटा क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपका रोज़ा है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जाम शीरी पी सकते हैं, ठीक है, इफ्तार में हमारे साथ। अभी नहीं पीना, अभी नहीं, ठीक है ना बेटा। पता है क्या, रोजा नहीं भी है आपका, आप छोटे हो ना, लेकिन पता है क्या, जब रोजा रखा होता है ना जिसने, उनका ना रिस्पेक्ट करनी होती है रोजे की, ठीक है। जब इफ्तारी करेंगे तो इफ्तारी की बरकतें तुम सबसे ज्यादा ले जाना, ठीक है, सबसे ज्यादा खाना। चलो जबरदस्त, ठीक है बेटा। आप इस माइक में बोले, क्या नाम है? महानूर। महानूर। महानूर आपका रोजा है माशाल्लाह, और मैंने सुना है कि आपने अब तक सारे रोजे रखे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल जाते हो? जी। किस क्लास में हो? ग्रेड 3 में। तो सहरी में क्या खाती हो? नान और अंडा, और साथ में चाय, दूध, जाम शीरी कुछ पीती हो? पानी? अरे वाह। तो मानूर बेटा, आप इतनी छोटी सी हो, आपने कैसे मम्मा को मनाया कि मैंने इतने सारे रोजे रखने हैं? कैसे मनाया? पापा को कहा था। फिर पापा ने कहा मम्मा को? आपने पापा को कैसे मनाया? पापा ने ये कहा नहीं कि अभी छोटी हो आप, अभी सारे रोजे ना रखो? नहीं। अच्छा, वाह वाह।
भाई जबरदस्त। इसके लिए तो कोई स्पेशल इनाम होना चाहिए। मानून स्पेशल के इनाम लिए होना चाहिए भाई, हमारे पास सारे रोजे रखे हैं भाई इसने, माशाल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सहरी में हर रोज नान और अंडा खाती हो? नहीं, कभी कभार, कभी चेंज भी कर लेती हो? कभी क्या खाती हो? कभी ब्रेड, कभी पराठा भी खा लेती होगी, पराठा और सालन। अच्छा जबरदस्त। और इफ्तार में क्या पसंद है खाने में? समोसे। अच्छा, और साथ जामे शीरी। तो इसकी जामे हमने शीरी तो आप आज आपको बहुत ज्यादा देंगे। हमारे पास मौजूद है। जैसे ही रोजा इफ्तार होगा आपको हम समोसे भी खिलाएंगे और जामे शीरी भी देंगे, ठीक है? और कुछ दिल कर रहा है? बस इतना सा मेन्यू है, इतना छोटा सा। चले जबरदस्त। बेटा भाई को दे माई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बिलाल। बिलाल। बिलाल आप किस क्लास में हो? 1 में हो। आपका रोजा है? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। सुबह लग रहा है, लगता है। हाँ जी, लग रहा है रोजा, रोजा लग है रहा ना? है? बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा सा, नहीं, इतना सा, बिल्कुल इतना भी नहीं। अच्छा, अच्छा गुजर है रोजा। सुबह सहरी में क्या खाते हो? सुबह सहरी में आधी रोटी खाती हूँ और चने और दही। अच्छा, कोई वाह। डाइटिंग लगता है कर रहे हो? आधी रोटी खाते हो, डाइटिंग कर रहे हो? बोले उससे ज्यादा खाई ही नहीं जाती मुझसे। और इफ्तार में क्या खाना है? चिप्स खाती हूँ और सूखा जूस और चाउमीन। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। आज क्या दिल कर रहा है? आज क्या खाना है? रोज भी खाती हूँ। एक ही मेन्यू चल रहा है, चेंज नहीं हुआ, रोज यही खा लेते हो? हाँ जी, और जामे शीरी पसंद है? हाँ जी। अच्छा, आपके पास कुछ है, ये मैं देख रही हूँ, क्या है बेटा ये? ये स्केच स्केच बुक है। ये दिखाओ। किसकी स्केच बुक है? दिखाएं। अरे वाह माशाल्लाह जबरदस्त। आप स्केच भी बनाते हैं। अगर ये हमारे कैमरामैन, ये बिलाल की स्केच बुक है। अरे वाह भाई वाह, ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। क्या एलिफेंट है भाई। तो इस पे आपको गुड मिला हुआ है या वेरी गुड मिला है? वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड मिला हुआ है भाई, वेरी अच्छा, इंप्रेसिव। बच्चे इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत। कि गुड मिले या Very वेरी good गुड। बर्ड्स कितने प्यारे बनाए हुए हैं भाई। भाई वाह वाह, जबरदस्त। गाड़ी बनाई हुई है, कैट बनाई हुई है, एटीट्यूड वाली कैट है। ये पीकॉक बनाया हुआ है। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो ये कब करते हो ये स्केचिंग बिलाल? थैंक यू। रोज कर। रोज करते हो? बड़े होके क्या बनोगे? स्केच आर्टिस्ट बनोगे? अरे वाह जबरदस्त। तो किसी बच्चे को नात आती है, कोई हमद, कोई पोएम? नात सुनाओ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चमेली फूल फूलों में, मोहम्मद या रसूलों में। मोहम्मद जब पैदा हुए, कलम के 4 पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। चलो भाइयों चलो बहनों, खुदा के पास जाना है, खुदा को मुंह दिखाना है। एक दिन भी ऐसा होगा तारे टूट जाएंगे, ज़मीन पर जंजर आएगा। ना बेटी माँ की होगी, ना बेटा बाप का होगा। अलिफ से अल्लाह की कश्ती पर मेरा महबूब रहता है। कभी हंसता कभी रोता, मेरा दिल टूट जाता है। माँ ने दूध से पाला, खुदा ने जन्नत से जबरदस्त। कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह जी वाह। अब्दुल्ला क्या सुनाएगा? अब्दुल्ला क्या अब्दुल्ला सुनाएगा? क्या सुनाओगे? मुस्तफा जान रहमा पेला, यद पेला को सला। जिसो मानी गली चमका तैन, भाका चाय से दिने अपनों से शायद पेला कौशला। जिसो मानी गली चमका तैन, बाका चांद से दिन अपनों को
सलाम सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह अब्दुल्ला, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई अब्दुल्ला, शाबाश। माशाल्लाह, जबरदस्त। बिलाल, आप कुछ सुनाओगे? बिलाल सुनाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्ली। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस थैंक यू बिलाल को लगता है रोजा लग रहा है ना, जिस तरह आज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रोजा लग रहा है ना, आज उसी तरह से बिलाल को थोड़ा थोड़ा सा रोजा लग रहा है ना? लग रहा है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट है कि मुझे रोजा नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे भी लग रहा है यार, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है। कभी कभी लग सकता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लग रहा है ना? लग रहा है, नहीं मानेगा। उसवाए सहाबा में जी आज कहानी हम सुनाएंगे आपको हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे, और जिस वक्त रिवायात में आता है कि जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया, तो साथ ही कम बेश उन्हीं अय्याम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बहुत कम उम्र थे उस वक्त आप, जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, फिर हिजरत साथ की और मदीनतुल मुनव्वरा आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो शख्सियत हैं कि जिनसे बहुत सी रिवायात, तकरीबन 2500 से ज़्यादा रिवायात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायात हैं। यानी कितना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप साथ रहते होंगे, आपकी बातें हुजूर की सुनते होंगे, सुनकर फिर उसको रिवायत किया। यानी 2600 से ज़्यादा रिवायात ऐसी हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हैं। यानी इतना वो साथ वक्त गुजारा। फिर ये बद्र में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन 9 उम्र थे, सरकार ने मना फरमा दिया था कि नहीं बेटा आप जाओ वापस, आप अभी छोटे हो। फिर उसके बाद ये तकरीबन तमाम जंगों में भी साथ रहे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने ग़ज़वात। अच्छा, इनकी ख़ास बात पता है क्या थी? ये जिस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे ना, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से, तो तमाम सहाबा ही ऐसे करते थे, हुजूर की तरह करने की कोशिश। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है ना, वो हर चीज हुजूर की कॉपी करते थे, हुजूर की हर अदा को ना कॉपी करते थे। जैसे आप छोटे होते हो तो देखते हो ना कि मैंने बड़े होके फलां जैसा बनना है, कहते हो ना आप लोग कि मैं फलां जैसी बनूंगी। मानूर कहती होगी, अब्दुल्ला कहता होगा, बिलाल कहता होगा मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे बनूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब हुजूर को देखते थे ना, तो उनकी एक एक चीज को कॉपी करते थे, एक एक अदा को। जैसे वो कपड़े पहनते सरकार, वैसे ही कपड़े पहनते। जहां जहां हुजूर जाया करते वहां जाया। जैसे अब क़ुबा में हर हफ्ते को जाते, तो हुजूर की आदत थी सवारी पर भी जाते, पैदल भी जाते। तो हज़रत अब्दुल्ला ने ये देखा कि हुजूर कभी पैदल भी गए हैं, कभी सवारी पर भी गए। तो हज़रत अब्दुल्ला भी ऐसे ही करते थे, कभी सवारी पर जानबूझकर जाते थे, कभी पैदल जाया करते। फिर जहां जहां आपने देखा कि हुजूर ने फलां जगह पर 2 नफल पढ़े, तो वहां जाया करते थे खास तौर पर, और वो जगह याद रखा करते थे कि यहां हुजूर ने 2 नफल पढ़े हैं तो मैं यहां पर। एक दफा ऐसा भी हुआ, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ना एक जंगल में गए वहां, और एक दरख्त को देखा, तो जैसे ना कुछ याद आ गया कि हाँ ये वही दरख्त है। तो अमामा था पास, उसको बांध के ना, तो उस दरख्त की एक टहनी से अटका दिया। वो अमामा खुल गया, जब टहनी से लगा तो खुल गया।
फिर दोबारा बांधा, बांध के अच्छी तरह बांध कर फिर अटका दिया, फिर वो खुल गया, फिर अटकाया बांध कर। तो जो लोग साथ थे उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप बार बार खुद अमामा बांधते हैं, बांध के टहनी में अटकाते हैं और खुल जाता है तो फिर बांधते हैं, बांध के फिर। कहते नहीं, मुझे ये पता तो नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मुझे याद है मैं एक दफा रसूलुल्लाह के साथ यहां से गुजर रहा था तो इसी दरख्त की किसी टहनी से अटक कर मेरे आका का अमामा खुल गया था। तो मैं तो वो लम्हे याद कर रहा हूँ, हुजूर को याद कर रहा हूँ और मैं तो हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, जैसे हुजूर करते थे वैसे कर रहा हूँ। तो बार बार अटकाते। इस कदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। यानी हर वो काम जिसको कहते हैं ना आइडलाइज करना, इसीलिए कहते हैं जब बेटा आइडलाइज भी करें ना तो अच्छे लोगों को आइडलाइज करना चाहिए। जो लोग माशरे में अच्छी शोहरत रखते हों, अच्छी इज्जत रखते हों, उनको आइडलाइज करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ आ रही? सिर्फ गाड़ियां देखकर, सिर्फ पैसा देखकर तो आइडलाइज नहीं करते ना भाई, उसकी नेक नामी देखते हैं, उसकी अच्छी शोहरत देखते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर देखें कैसे खुशबख्त थे कि वो आइडलाइज करते थे हुजूर को, और जैसे जैसे हुजूर करते थे ना वैसे वैसे करते थे, यानी इतनी मोहब्बत करते थे। और हम अपने उलमा को भी इस कहानी में शामिल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फिर सन 74 हिजरी में आपकी शहादती कहेंगे उसको, कि आपके एक जहर भरा आपको तीर लगा था, उसके बारे में भी जरा बात करते हैं। कोई एक एक बात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आपको। जी मुफ्ती साहब, आपकी दो आदतें बहुत प्यारी थी। एक तो आप अपने दस्तरखान पे यतीम को जरूर शामिल किया करते जी। जब खाना आप लगाते तो उस पर फरमाया करते थे गुलामों को कि यतीम को ढूंढ के लाओ, वो मेरे साथ खाना खाए। और दूसरी आपकी एक बड़ी खूबसूरत आदत थी, आप मस्जिद में जाते और अपने जिस गुलाम को इबादत में मसरूफ पाते तो उसको आज़ाद कर दिया करते। अल्लाह। तो किसी ने कहा ये गुलाम आपके साथ फ्रॉड करते हैं और ये आपको दिखाने के लिए मकसद इबादत में मसरूफ हो जाते हैं तो आप आज़ाद कर देते हैं। तो आप फरमाया करते थे अल्लाह के नाम पर हम फ्रॉड लेना भी हमें पसंद है, कोई हर्ज नहीं। 1000 गुलाम आपने आज़ाद फरमाए। तो ये अच्छा, ये कहते, ऐसा कहते भी हैं, इससे हटकर भी को कहते हैं जी, जो ऐसे भोले लोग बन जाते हैं ना, भोले के जी ठीक है मुझे धोखा दे रहा है, पता भी है दे रहा है, ऐसे लोग जन्नती होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा है ये बात? ऐसा हदीस मुबारक में तो है कि जन्नत में ज्यादातर लोग भोले भाले जाएंगे। अच्छा। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते ना किसी। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, चालाक लोग नहीं जाएंगे, चालाक नहीं कहाँ गए, चालाक लोग नहीं जाएंगे। या एक बात भी ज़हन में रहे कि धोखा खाने से सुबह कुछ हो शाम कुछ हो वो नहीं जाएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे लोग करते हैं, दो तरफ चल रहे होते हैं। हाँ वो ऐसे भोले लोग, भोले भाले जी। किबला, मैं सिर्फ ये बात अर्ज करूँगा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपकी जो परवरिश है, तरबियत है, वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरबियत आपके ज़ेर असर हुई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में, आपकी मजलिसों में बैठना आपको बड़ा नसीब हुआ। जी हाँ। और कई ऐसे वाक़यात, रिवायात भी आप नकल करते हैं कि जिसमें आपकी जहानत का भी पता चलता है। फतानत का, जहानत का आपका इल्म होता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाद में जब आपने कहा कि मेरे पास उस सवाल का जवाब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, तो आपने फिर उस वक़्त तरगीब दिलाई अपने बेटे को, कहा बेटा उस वक़्त आपको बोलना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था। जी किबला। इसी तरह जैसे आपने कहा कि रसूलुल्लाह के अफ़ाल को कॉपी करने के हवाले से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे जी, तो उस वक़्त जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर तशरीफ़ लाए और इमाम अलैहिस्सलाम से कहा, आप रसूलुल्लाह की ज़ुबानी हमने सुना है कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आप मदीना छोड़ के ना जाइए यहाँ से, इसलिए कि मदीना आपके लिए अमन की जगह है। आपने कहा नहीं, इसलिए कि मुझसे जो सवाल बैयत किया गया इसलिए मैं मदीना छोड़ दूंगा, मक्का जा रहा हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक मुकालमा है जिसमें इमाम ने कहा कि देखो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहया नबी का सर एक फाहिशा औरत के कहने पर बादशाह के सामने पेश किया गया था, और मेरा भी सर इसी तरह
इस जमाने के एक बद किरदार बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। कहते हैं कि जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ये सुन के रोने लग पड़े, तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर बोसा दूं जहाँ मैं देखा करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बोसा दिया करते थे। कहते उसके बाद आपने अपने शिकम अतहर से कपड़ा हटाया तो आपने उस जगह पर बोसा दिया कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बोसा दिया। क्या बात, हाँ जी, मजा आया है ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बातें सुनकर। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बहुत बाकमाल शख्सियत और बड़े ज़हीन, बहुत ज़हीन और तकवा परहेजगारी में, इबादत गुजारी में इतने ज़्यादा आपकी शोहरत थी कि बहुत इबादत गुजार थे आप। इबादत को बहुत पसंद करते थे, नमाज रोज़ा सब ये सब चीज़ें तो हैं, बस खुशू खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा, आपकी खशियत बहुत ज़्यादा थी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जी। मज़ा आया किस किस को कहानी में? अब्दुल्ला बताओ भाई, बताओ। बहुत मज़ा आया। ये गुडी बैग चाहिए आपको? चाहिए? हाफ हाफ कर ले? हाँ, मैं रख लूं सारा प्लीज? मैं ले लूं? सारा नहीं रखने देगा। सारा कह रहे नहीं, थोड़ा सा आपको दे देती हूँ, एक कैंडी आपको दे देती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये ले, ये तो आपका है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बस। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बस। खुश हो? शेयर नहीं करना? अभी जामे शीरी भी देना है इसको। चलो ये जामे शीरी भी यहाँ है आप, लेकिन अभी नहीं पीना। तो इफ्तार में इसने पीनी है। ना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ी तो टाइम रह गया बस। ये बेटा आपके लिए, वेलकम। और ये है बिलाल के लिए। वाह भाई वाह, बिलाल मानूर गुड़िया हमारी, माशाल्लाह। इस गुड़िया ने पूरे रोजे रखे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। आमीन आमीन। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे और लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होती है एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, खुशामदीद। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार हुई। आज 14 रोज़े मुकम्मल हो गए, 15वीं शब शुरू हो चुकी है। गोया दरमियान में अब हम रमज़ान के पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मुकाबले में शरीक जो आज नातख़्वां हैं, जो सुनो न्यूज़ का मुकाबला इस रमज़ान पेश किया जा रहा है, उसमें मोहम्मद अली रज़ा लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और ये मुकाबले में शरीक हैं। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो माशाल्लाह, खोलकर बिस्मिल्लाह। आपका सदका है दुनिया, आपका सदका है दुनिया। जिंदगी है आपसे वुसअतें कौनों मकाम में रोशनी है आपसे। आपका सदका है दुनिया। जब भी सत्य है आपसे उठती है रहमत की घटा
फिसत है आप से उठती है रहमत के घटा कौन से खित्ते पे बरसों पूछ दिए हैं आपसे कौन से खित्ते पे बरसों पूछ दी है आपसे आपका सदका है दुनिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, इंतखाब कलाम भी अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है आपकी। अदायगी का ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सांस का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, रोज़े की वजह से हो सकता है। तो बाकी जो अदायगी की मिस्टेक्स हैं वो प्रशांत भाई आपको बताएं। लफ्ज़ आपने अदा किया है, पढ़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, कलाम का इंतखाब भी अच्छा है। वुसाते लफ्ज़ नहीं होता, वुसाते कौनो मकाम है। और फिर आपने लफ्ज़ सत है पढ़ा है, वो हमें सत है, सत है, सत है आपसे, जब भी सत है आपसे, ठीक है, जब भी सत है आपसे, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा है, बस ये थोड़ी सी अदायगी में मिस्टेक सही, ठीक। अब्दुल समद साहब हमारे साथ हैं जी। अब बहुत सुपर क्लास काम है, बड़ा शानदार तख्लीकात। अब्दुल समद साहब, कैसे शौक हुआ ये? बस घर से ही मेरे वालिद साहब बताते हैं। वो करते थे? अभी भी करते हैं, माशाअल्लाह, जिसमें में पढ़ा रहे हैं वो। माशाअल्लाह। आप भी बाकायदा आपने सीखा है वालिद से? जी जी, मैंने उनसे सीखा है और उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया था 3 साल का। अच्छा। फिर मैं नक्श में 2014 से अब तक पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह। कैलीग्राफी ऑनलाइन भी सिखाते हैं? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं, ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता ये काम। इसमें इतनी बारीकियां हैं कि ये नहीं बता सकते हम। अच्छा, तो बहुत सारे लोग अब्दुल समद साहब आजकल ऑनलाइन सिखा भी रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं। हाँ, वो बेसिक्स का कुछ पता चल सकता है, लेकिन आप माइन्यूट डिटेल्स नहीं ऑनलाइन सिखाई जा सकती। सही कह रहे हैं। हर लफ्ज में इतने कर्व्स हैं कि वो आप नहीं समझा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये अपनी कैलीग्राफी के बारे में कुछ बताइए, इनके बारे में बड़ी जबरदस्त है। आयतल कुर्सी है ये राइट साइड पे जो फ्रेम है, जी हाँ, ड्रॉप शेप में जो है। ये खत क्या कहलाता है? ये खत दीवानी है। खत दीवानी, जी जी। अच्छा, ठीक है। ये साथ वाले जो है अलिफ और मीम, ये अल्लाह ताला के नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। अच्छा, अलिफ और मीम के साथ, अलिफ से अल्लाह और मीम से मोहम्मद। बहुत आला, बहुत आइडिया, इतना अच्छा कंसीव किया आपने और उसको इतना अच्छा उसको पहरन दिया है। हाँ जी। इतना नजर को अच्छा लग रहा है कि बहुत। अब्दुल समद साहब, बहुत मिनिमल सा है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शानदार, बहुत लुत्फ आया देखकर काम। नाज़रीन किराम, उलमाए किराम का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद साहब भी आए, अली रज़ा साहब भी, और कराची और उसके मज़ाफ़ात में भी इफ्तार का वक्त अब करीब है। इंशाअल्लाह सहर के प्रोग्राम में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात।